मानकीकरण एक बार हो जाए तो, लेकिन जब भी भाषा में परिवर्तन होता है तो फिर से नया मानकीकरण किया जाएगा, नए शब्दों को शामिल किया जाएगा, जैसे अभी किए ना हम लोग अंत वगैरह किए ना अभी। तो ये सब चीजें अगर बीच बीच में होते रहे तो क्या हो जाएगा, उससे बहुत फायदा होता है ना। जैसे कि हम लोग चंदन, चंदन भी लिखते हैं हम लोग ना, चंदन ऐसे नहीं लिखते थे, अब इसको कैसे लिखेंगे, चंदन। पहले हम लोग चांद लिखते थे ऐसा, अभी चांद क्या हो गया, चांद हो गया। फिर अभी हम लोग का जैसे कि अभी नया शब्द आ जाएगा, अंग्रेजी में हम लोग लिखते हैं ना स्कूल, पहले क्या लिखते थे, विद्यालय, अभी स्कूल लिखते हैं, इसी से काम चल रहा है ना। तो मानक रूप जारी किया है सरकार कि भाई जारी कर दिया कि भाई आप विद्यालय के जगह में स्कूल भी लिखिएगा तो क्या होगा, सही होगा। अगर नहीं होता ऐसा मानकीकरण नहीं होता तो हम लोग का हिंदी भाषा भी क्या होगा, बहुत व्यवहार में नहीं होता। हिंदी को लोग छोड़ने लगते ना जी, अब भाई स्कूल लिख दिए तो गलती हो गया, नंबर काट दिया, तो आदमी नहीं ना पढ़ता, आदमी वैसे बोलते कि चलो भाई हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो उसमें अंग्रेजी में लिखो तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको समझे। और अभी मानकीकरण, तो मानकीकरण होने से क्या होता है, भाषा की जो विश्वसनीयता है वो होते रहेगा। एक बार मानकीकरण करके छोड़ देंगे तो भाषा में क्या होगा, स्थिरीकरण आ जाएगा, और उससे क्या होगा, भाषा की गति अवरुद्ध हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना, वो अवरुद्ध नहीं हटे, इसलिए समय के अनुसार क्या किया जाता है, भाषा में मानकीकरण किया जाता है ना। जब भी नए नए शब्द आते हैं, नई नई चीजें आते हैं तो उसको हिंदी भाषा में ला करके हिंदी शब्द भंडार में उसके वर्णम में अगर चेंज करना हो तो वर्णम में लाके उसको क्या किया जाता है, मानक रूप दिया जाता है, और जब भी आप लिखेंगे तो उसको सही माना जाता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। अब देखिएगा कि पहला प्रयास जो हुआ है तो हुआ है, ये हुआ है आपका शिव प्रसाद सितारे हिंद। जब हम लोग बात करते हैं तो भारत आजाद होता है, आजादी के आसपास से ही हिंदी के मानकीकरण की, हिंदी तो एक बोली था, बोली जब भाषा लिखित रूप में आएगा तब ना वो मानक होता है। अब बोली में तो आदमी अशुद्ध बोलते हैं ना, तो मानक शुरुआत किए कौन, शिव प्रसाद सितारे। सितारे हिंद का कहने का मतलब एक बार जान लीजिए क्यों था। ये व्यक्ति ऐसा था जो यामिनी भाषाओं का समर्थक, भारतीय था लेकिन फिर भी यामिनी भाषाओं का समर्थक कहा जाता है उनको। क्यों था, ये विदेश भक्त था, और गुरु किसका है, भारतेंदु का गुरु है ना। यामिनी भाषा मतलब होता है अरबी फारसी शब्द, उसका समर्थक क्यों था बता दे रहे। क्योंकि एक समय ऐसा था कि भारत में गांव जो हम लोग देखते हैं ना, गांव में गिने चुने भी या भी कोई कोई गांव में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं था, सब क्या था, अंगूठा छाप। भारत को समझते हैं ना, भारत में देखा जाए तो बहुत दिनों तक आप अनपढ़ थे। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जब आजादी के बाद भी आपका 80 आजादी के बाद करीब 40 साल 50 साल तक भी लोग बहुत अनपढ़ थे भारत देश में। बात समझ रहे हैं ना। तो गांव के लोग जो भाषा बोलते होंगे बोली के रूप में रहा, जब उसमें लिखेंगे तब ना साहित्य बनेगा। इसका मतलब हुआ कि भारत में अगर देखा जाए तो आजादी के बाद बहुत से बाद में ही हिंदी का जो है बोली के रूप में तो था, लेकिन लिखित रूप में हिंदी नहीं था। क्योंकि लिखित रूप में क्या था, अवधि ब्रज ये सब न था हिंदी में। हिंदी का मध्यकाल देखिएगा, हिंदी का आदिकाल देखिएगा, तो वहां पे क्या है, वैसे भाषा का प्रयोग हुआ है। तो मानक रूप आधुनिक काल में जब शुरू हुआ तो इसका बात होता है कि जैसे कि पत्र पत्रिका वगैरह निकला, ये व्यक्ति क्यों ऐसा सोचा, क्यों बोला कि ये जो है इसमें नुक्ता वाला बात किया जाए। वो व्यक्ति शहर में रहते थे और उर्दू के शायर थे, उर्दू बहुत अच्छे, उर्दू के कवि बहुत थे क्योंकि उर्दू राजभाषा थी, राज दरबार की भाषा थी, क्योंकि शासन किसका था, अंग्रेजों से पहले मुगलों का था। वो लोग की भाषा क्या थी, राजभाषा फारसी, फारसी थी ना, यानी यामिनी भाषा के शब्द थे। तो शहर में जितने भी लोग थे देखिएगा, अच्छा अच्छा कवाली वगैरह बहुत चलता था, देखे उर्दू वगैरह में चलता है कवाली वगैरह, सब आजकल तो बंद हो गया, वो सब शहर में पूरा चलता था। तो मनोरंजन के लिए लोग लिखा करते थे, यानी वो जो शहर के जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग अधिकतम भाषा उस शहर की भाषा यानी यामिनी भाषा का प्रयोग करते थे। अभी आप दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली में जितने भी बड़े साहित्यकार हैं या बड़े लोग हैं सब किसका उपयोग करते हैं, अंग्रेजी का करता है ना। उसी तरह से शिव प्रसाद सितारे हिंदी था, जो वहां चलने वाली जो भाषा थी वो भाषा क्या थी, यामिनी भाषा। उसको वो मानता था उच्च, क्या मानता था, उच्च भाषा मानता था। जैसे आज भी शहर के लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उच्च भाषा माना जाता है। और वो चाहता था कि ये भाषा में लिखा जाए और पूरा भारत के लोग इस भाषा को जानकार हों, इनका सोच था। बात समझ रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि हिंदी में क ख ज फ इसमें क्या किया जाए,
नुक्ता लगाने की प्रथा, इसीलिए वो व्यक्ति यामिनी भाषा का समर्थक रहे। बस समझ रहे हैं। उसी के समय एक राजा है, राजा लक्ष्मण सिंह, उन्होंने पूरा विरोध किया। किसका? यामिनी भाषाओं का पूरा विरोध किया और उन्हें हिंदी का समर्थन किया, यानी संस्कृत निष्ठ जो भी हिंदी था उसका उन्होंने समर्थन किया। और ये व्यक्ति था यामिनी भाषा का प्रभाव जिस हिंदी में है उसको वो आगे बढ़ाने का, यानी उसका समर्थक कौन हुए? श्रीप्रसाद सितारे। यानी भाषा समझ में आया ना, अरबी भारतीय शब्द, कड़ा समर्थक थे श्रीप्रसाद सितारे। कारण समझ में आया ना, क्योंकि ये शहर में चल रहा था, चाह रहे थे यही गांव तक जाए, लेकिन इसको नकार दिया गया है ना, बाकी सभी लोग उसको नकारे। उसके बाद इन्होंने कौन कौन भर में बताया गया है? 5 याद रखिएगा, क ख ग ज ह। एक नीचे लगा था नुक्ता, है ना, ऐसे नुक्ता लगाने की प्रथा ये लाया, कौन लाया था? प्रसाद सितारे। और ये नुक्ता में भी बाद में ज फ में बना ही रहा बहुत दिनों तक, अभी छूटा है। बात समझ रहे हैं ना। बाकी 3 का हिंदी निदेशालय जो है अब तो सब खत्म कर दिया, लेकिन ये चला था एक दौर तक, है ना, मानक रूप में प्रयोग होते रहा। अब तो हर 10 साल 20 साल में मानक रूप जारी होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है पुराना चीजों को। बात समझ रहे हैं ना। अब व्यवहार में नहीं, उसको छोड़ दिया जाता है, फिर नया चीज को लाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। अब तो इसका प्रयोग नहीं होता है। अब आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा व्यक्ति आते हैं। इन्हें इनका नाम इनकी पत्रिका था हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन निकालते हैं और उसमें जो प्रचलित हिंदी थी उस हिंदी को लिखते हैं, पत्र निकालते हैं। बात समझ रहे हैं। पत्रिका या मतलब मानक रूप प्राप्त हो रहा है ना। मतलब मान लीजिए कपड़ा को कैसे लिखेंगे? क प अड़ा लिखेंगे, है ना, समझ रहे हैं। अगर हम लोग लिखेंगे घर तो घर र लिखेंगे, हम घड़ा लिखेंगे तो घ और अड़ा में आकार देंगे, घड़ा नहीं लिखेंगे। घड़ा में घ में आकार, घड़ा भी तो हो सकता है ना। उसे करते करते यानी एक मानक रूप देने का प्रयास किया कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर देखा देखी में लोग उसी का अनुकरण किए और उसी में ऐसे ही लोग लिखने लगे। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कुछ लोग कपड़ा को कपड़ा बोलते हैं, है ना, कपड़ा ऐसे भी बोलते हैं, कपड़ा। ऐसा भी बोलता है, समझे? नहीं बोलते हैं, किधर वाला बोलते हैं? इधर चाहिए बस तरफ कपड़ा बोलता है ना। तो ऐसे ऐसे चीजों को उन्होंने क्या किया कि एक शुद्ध रूप, मतलब होता है ना, मानक मिल जाए, पहला प्रयास यानी व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया भारतेंदु ने। खड़ी बोली को समझ में आया। खड़ी बोली में प्रथम मानकीकरण का कौन दिया? श्रीप्रसाद सितारे। तो यानी 5 वर्ण में नुक्ता लाने का बात कर दिया, है ना। इन्होंने बोला व्यवहारिक देने का प्रयास किया कौन? भारतेंदु में। अब आते हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। ये बोला कि जो भाषा चल रहा है वो क्या है? हिंदी का ठेठ है। ठेठ मतलब समझ ना, पुराना ठेठ हिंदी। ठेठ नागपुरी को होता है, गाना सुनिए, ठेठ नागपुरी। नागपुरी ठेठ सुनिएगा तो जानिएगा ठेठ और मतलब आधुनिक में क्या, जो ठेठ होगा उसमें कोई भी नया शब्द नहीं होगा, सब पुराना शब्द उसमें रहेगा, है ना। तो वो ठेठ हिंदी कहा। अब आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तो व्यक्ति बहुत महान व्यक्ति थे। यही व्यक्ति थे कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी का प्रत्येक अंग, हिंदी का अंग क्या क्या है? वर्ण, शब्द, अर्थ, समझ में आ रहा है, सबको संवरने का काम किया। यानी सरस्वती पत्रिका का ये बहुत बड़े बहुत लंबे समय तक क्या रहे? उसका संपादक रहे। और सरस्वती पत्रिका एक साहित्यिक पत्रिका था, है ना, क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपना पुस्तकों को, रचनाओं को खुद से प्रकाशित कर सके। बात समझ रहे हैं। तो वो लोग अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए सरस्वती पत्रिका को वहां भेजते थे कार्यालय में, और वो चुनता था और उसके द्वारा ही प्रकाशित होता था, उसको लोग पढ़ते थे। बात समझ रहे हैं। तो वो जो चीजें था वो हो रहा था, तो संपादक जैसे बनते हैं। तो भारतेंदु युग में क्या हुआ था कि खड़ी बोली शुरुआत कहाँ हुआ? भारतेंदु युग में। उससे पहले खड़ी बोली लिखित रूप में प्रचलन नहीं था। बात समझ रहे हैं ना। आज हम लोग लिखते हैं, ऐसा लिखित प्रचलन भारतेंदु युग से पहले नहीं था। शुरुआत कहाँ हुआ? भारतेंदु युग में। तो भारतेंदु युग में जो शुरू हुआ तो गद्य लिखना शुरू हुआ था खड़ी बोली। बात समझ रहे हैं। पद नहीं लिखा जा रहा था। पद किस में लिखा था? ब्रज भाषा में। बात समझ रहे हैं ना। ब्रज भाषा कहाँ कहाँ रहा है? भक्ति काल में, उसके बाद रीति काल में भी रहा और भारतेंदु युग में भी रहा, जहां वो काव्य भाषा इसीलिए कहा जाता है उसको। समझ में आया। काव्य करने के लिए सबसे अच्छा भाषा क्या था? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में काव्य हुआ, पद और गद्य किसमें था? खड़ी बोली। भारतेंदु युग में था। उसको एक करने का काम कहाँ किया गया?
महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जो व्यक्ति जिस भाषा में लिख के देता था उसको वो खड़ी बोली में अनुवाद करता था। बात समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई अवधी वाला में लिख के दिया है ना, कोई ब्रज भाषा में पद लिख के दे दिया, उसको वो पद को अनुवाद किया किसमें? खड़ी बोली में, और प्रकाशित किया। यानी पद की भाषा और गद्य की भाषा खड़ी बोली करने का श्रेय किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इन्हीं क्या किया कि हिंदी का प्रत्येक अंग समझ में आया, वर्ण शब्द अर्थ के अलावे गद्य और पद को भी एक रूप करने का काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी। हो गया, समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं क्या? कामता प्रसाद गुरु, सब जानते हैं इसको हिंदी व्याकरण का जनक कहा जाता है। बात समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया, एक किताब लिखा है हिंदी व्याकरण। क्या लिखा है? हिंदी व्याकरण। और इसमें उन्होंने व्याकरण लिखने से क्या होगा, एक व्याकरण लिखने से हम लोगों को बहुत सा चीज सुनिश्चित मिल जाता है। क्या क्या मिला? वर्णों की एक निश्चित वर्ण मिल जाता है, एक निश्चित क्या मिला, उसका वर्ण समझ में आ गया, शब्द मिल गया। शब्द को समझ रहे हैं ना कि हमारे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे फारसी शब्द भी हैं, अरबी शब्द भी हैं, है ना। शब्द व्यवस्था हो गया। शब्द रचना को एक नया मिला ना कि रचना कैसे करेंगे, शब्दों की रचना कैसे होती है वो भी पता चला ना। तो इसको आने से शब्द, वर्ण और वाक्य तीनों में प्रयोग करने का जो नियम है वो एक आलेख मिला। कहां पर? ये व्याकरण लिखने से, हिंदी व्याकरण। यानी हिंदी का मानक को एक नया आधार मिला। कहां पर मिला? कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण लिखने से। समझ में आया? इसके बाद आया छायावाद युग। छायावाद युग में देखिएगा कोई भी मानक नहीं चलाया, कोई आंदोलन भी नहीं चला, कोई प्रकार का ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों का द्विवेदी युग में साहित्यिक भाषा यानी गद्य पद की साहित्यिक भाषा क्या बननी थी? खड़ी बोली। प्रचलन तो शुरू हो गया था। और उसके बाद देखिए महान विद्वान आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, ऐसे बहुत लोग आए। ये लोग ने देखिए, अब तो उन लोगों को स्थापित करना है खड़ी बोली को, इन लोगों ने जो भी रचना रचा खड़ी बोली में रचा। बात समझ रहे हैं? और रचा ऐसा कि वो अपने आप एक मानक रूप मिल गया। बात समझ रहे हैं ना? कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि लेखक अच्छा रहा। वो लोग जो मेहनत वहां पे द्विवेदी किए थे वैसा ही लोग मेहनत अपने रचनाओं में किए। बात समझ रहे हैं? और खड़ी बोली को अपने आप एक मानक रूप प्राप्त हुआ। कहां पर प्राप्त हुआ? छायावाद में। समझ में आया? इसके बाद आता है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है कि स्वतंत्रता जैसे मिलता है तो हिंदी जो थी वो देखिए साहित्यिक भाषा तो बन गई। कहां पर बनी साहित्यिक भाषा? छायावाद में। और खड़ी बोली का स्वर्ण काल भी किसको बोलते हैं? छायावाद को। अब आया स्वतंत्रता जैसे मिलता है तब उसमें होगा कि अब राजकाज की जो भाषा अंग्रेजी थी उसका जगह लेना था, है ना। किसी ने भाषा मशक देना पड़ेगा ना। राजकाज की भाषा बनाया गया किसको? हिंदी को। उसको उस पद से प्रतिष्ठित किया गया, उसको बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया गया। किसमें? स्वतंत्रता के बाद। अब भारतीय हिंदी परिषद आया इलाहाबाद। बात समझ रहे हैं? ये लोग आते हैं तो उसका निदेशालय जो था ना उस समय बनाया गया था, लेकिन ये सभी का जो श्रेय जाता है धीरेन्द्र कौन है? वर्मा। समझ में आ रहा है ना? वही व्यक्ति थे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया। सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो सदस्य थे, सदस्य में कौन कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा, आर्यवारी, ब्रजेश्वर, गौता प्रसाद, ये जो उनके सदस्य थे सभी लोगों ने पहला, अगर आजादी के बाद प्रयास हुआ, हिंदी वर्तनी का बात करते हैं, हिंदी लिपि का बात करते हैं, वो तो चल ही रहा था। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अब हम लोग का आधुनिक युग आ गया था। समझ में आ रहा है? आधुनिक मतलब टेक्नोलॉजी में भाषा बनना है। टेक्नोलॉजी मतलब समझ रहे हैं ना? लिखित में आप अनुष्का चंद्र बिंदु कुछ भी लिख सकते हैं हाथ में, लेकिन जब उसको आप टाइप में डालना है तो आपको निश्चित करना होगा ना, सुधार करना होगा। तब इन्होंने प्रयास किया, जो आदमी अशुद्ध बोलते हैं गांव में उसको कैसे सिखाया जाए, कैसे शुद्ध किया जाए, पढ़ाई के बारे में। तो ये सभी चीजों को लेकर के पहला प्रयास हुआ 1942 में, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं था। आजादी के बाद कब आते हैं? 1950 है ना, होता है 50 में प्रयास हुआ। और वहां हिंदी विभाग जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि सभी लोग कुछ कुछ काम करिए। धीरेन्द्र वर्मा खुद किए देवनागरी लिपि और
चिन्हों में, चिन्ह हम जो लिखते हैं ना वैसा। तो वर्ण विन्यास पे कौन काम किया? हरदेव बाहरी। वज्रेश्वर शर्मा हिंदी व्याकरण पे, और माता प्रसाद लिखे हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण। आज जो हम लोग क ख बात समझ रहे हैं, लिपि का वर्ण चिन्ह यही हुआ, यही ना बात कर रहे हैं। लिपि चिन्ह मतलब यही सब, क ख जो हम लोग बात करते हैं। खैर ये लिपि का आविष्कार पहले ही था। अपभ्रंश में, उससे पहले प्राकृत में जो चल रहा था वो अपभ्रंश में भी चला। अपभ्रंश के वर्ण को धीरे धीरे, क ख ग तो पहले से आविष्कार था, बात समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि लोग आविष्कार किए हैं, फिर भी उसमें कुछ अलग चिन्ह है, जो कुछ और उसमें एकरूपता लाने की बात होती है। वर्ण विन्यास में कौन काम किए? हरदेव बाहरी। वज्रेश्वर शर्मा हिंदी व्याकरण फिर लिखते हैं, और माता प्रसाद गुप्त हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण लिखते हैं। शब्द भंडार समझते हैं ना, पढ़े हैं ना, कैसे होता है? अल्फाबेटिकल होता है ना, क्रम से, अ आ से शुरू होता है। तो ये सब काम हुआ, तो ये सब को काम को एक जगह कराने का श्रेय किसको गया? भारतीय हिंदी परिषद, है ना। लेकिन पहला प्रयास मानकीकरण का कहाँ शुरुआत हुआ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। समझ में आ रहा है? कहाँ पर है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, ठीक है ना, यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद आए केंद्रीय हिंदी निदेशालय का क्या काम है? 1962 आगरा है, लेकिन अभी हमको लगता है इसका केंद्र संस्था कहाँ चला गया है? दिल्ली, दिल्ली हो गया अभी, है ना। देख लीजिएगा पंडित में सर्च करके। 62 की बात करते हैं तो आगरा और इलाहाबाद हिंदी का मेन गढ़ था, समझ में। दिल्ली नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि वो मुगलों का राजधानी था, समझ रहे हैं ना, अंग्रेजों का राजधानी था। तो वहां फारसी हुआ, फारसी के बाद क्या आया? अंग्रेजी राजभाषा बना। तो हिंदी गढ़ कहां से होगा? तो कहाँ हिंदी का गढ़ था? इलाहाबाद। आगरा गए हैं ना, आगरा आप लोग आगरा गए होंगे, इलाहाबाद, इस सब विश्वविद्यालय में जाना चाहिए। फिर कभी आप लोग को देखना है तो हिंदी विश्वविद्यालय BHU चले जाइएगा, वहाँ हिंदी का बहुत अच्छा है, वहाँ होता है, देखिएगा वो सब, हाँ बहुत अच्छा चीजें हैं। JRF करके भी आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, नेट करके भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, BHU वगैरह में हिंदी का मास्टर बन जाइएगा, वहां सब पढ़िएगा। तो हिंदी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात करते हैं। अब केंद्रीय हिंदी निदेशालय जैसे आता है तो इसका काम क्या हुआ? इन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पे ध्यान दिया गया, और उसको लेकर 1883 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित हुआ। पीजीटी में पूछा भी था, है ना। क्या प्रकाशित हुआ है? तो 1983, याद रखिएगा। हिंदी वर्तनी मतलब समझते हैं ना, जैसे उच्चारण करते हैं, वर्तनी, है ना। और देवनागरी लिपि मतलब समझ में आया? जो लिपि हम लोग का 52 है, कुल कितनी है? 52। उसमें से भी अभी उच्चारण में वर्णों स्वरों की संख्या कितनी है? 10। लिखित में कितनी है? 13। अमूल 13, मूल 11 है और कुल कितना है? 13। तो इस तरह से हम लोग, तो उसके अलावा स्पर्श वर्ण हम लोग का कितना है? क से लेके म तक। अंतस्थ वर्ण क्या है? य र ल उ। उष्ण वर्ण क्या है? अलग सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ह, है ना। ये वर्णों का एक आलेख रूप जो हम लोग आज देखते हैं, ये सभी के बारे में या लिपि के बारे में ये कौन जारी किया? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसका अभी भी काम है, यही करता है काम। जो भी नया नया शब्द को मिलाना हो, नया जो भी मानक जारी करना हो, कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। एक और पूछता है श्याम सुंदर दास, इसका एक चीज जानिएगा, इन्होंने बहुत बड़ा सुझाव दिया देवनागरी लिपि को लेकर के। और ये देखिए, इसी का प्रयास न देख रहा है आप लोगों को, है ना, कि लिपि में सुधार हो रहा है जी। कि पंचम वर्ण अगर सेम वर्ग का है और पंचम वर्ग उसमें संयुक्त आता है, तो उस वर्ण से आगे वर्ण में अनुस्वर लगा करके उसको आप हटा सकते हैं। किसको हटा सकते हैं? पंचम वर्ण को। हम लिखवाने में हो सकता है सेंटेंस आपको नहीं समझ में नहीं आया हो, हम ऐसे समझा दे रहे हैं आप लोग, उदाहरण से समझ रहे, ठीक है। इस तरह से हिंदी भाषा का मानकीकरण और लिपि सुधार हुआ है। बात समझ रहे हैं? ये चीजें हुआ है।